हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। सेल इंजरी, अगर हम बात करें कि सेल के अंदर क्या होता है, यानी कि अगर कई ऐसे एजेंट्स हैं जो कि सेल को इंजर्ड करते हैं तो सेल इंजरी प्रोड्यूस होती है। अब सेल को इंजर्ड करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे फ्री रेडिकल्स, जैसे कोई भी स्ट्रेस फैक्टर है, जैसे हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना बॉडी में। इसके अलावा इस्चीमिया यानी कि अगर ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है तो भी बॉडी में सेल इंजरी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सेल इंजर्ड होती है, यानी कि सेल के फंक्शंस हैम्पर्ड होते हैं और सेल अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। ठीक है, और कई बार ये सेल इंजरी इस लेवल तक हो जाती है कि सेल की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर वो सेल इंजरी एक लेवल से हाई हो जाए तो वहाँ पर सेल की डेथ प्रोड्यूस होती है। तो आज हम बात करेंगे कि सेल इंजरी के बारे में, किस तरीके से सेल इंजरीज प्रोड्यूस होती है, कितने टाइप की होती है और किस तरीके से ये काम करती है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। कोई भी सेल इंजरी का जो पैथोजेनेसिस है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। इसमें सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, टाइप, ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ इंजूरियस एजेंट्स। मतलब कि कोई भी इंजूरियस एजेंट कितना सीवियर है, किस एक्सटेंट लेवल का है, उस पर डिपेंड करता है कि इंजरी कितनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर द एक्सटेंट ऑफ सेलुलर इंजरी अपॉन डिपेंड्स अपॉन, हियर आप इसमें डिपेंड्स लिख लीजिए, यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द टाइप, ड्यूरेशन एंड सिवियरिटी ऑफ स्टिमुलस। यानी कि अगर कोई भी सेल इंजरी हो रही है तो यहाँ पर उसके ड्यूरेशन, उसके टाइप और उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि किस तरह की सेल इंजरी होगी। सपोज दैट अगर हमारी बॉडी में स्मॉल टॉक्सिन्स ही इंड्यूस किए जाते हैं या स्मॉल टॉक्सिन्स जो है चले जाते हैं तो यहाँ पर रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। मतलब कि सेल इंजरी तो होगी लेकिन सेल वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन को गेन कर लेगी। लेकिन अगर लार्ज लेवल पे हम टॉक्सिन्स को बॉडी में डालें या बॉडी ले लेती है किसी वजह से, तो वहाँ पर जो सेल इंजरी होगी वो आपकी इरिवर्सिबल सेल इंजरी होगी और कहीं ना कहीं वो सेल डेथ को प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद यहाँ पर, ठीक, तो इसमें हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल स्मॉल डोज ऑफ टॉक्सिन्स इंड्यूस रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी को मैं CI से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। एंड लार्ज डोज ऑफ टॉक्सिन इंड्यूस इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब ये पहला तो हो गया कि कितने सीवियरिटी का इंजूरियस एजेंट है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है सेल इंजरी, और उसका कितना ड्यूरेशन है एक्सपोजर का, उस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा टाइप्स, स्टेटस एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ द टारगेट सेल। मतलब कि जो टारगेट सेल है जिस पर सेल इंजरी हो रही है उसका क्या स्टेटस है और वो सेल इंजरी को वो इंजूरियस एजेंट को किस लेवल तक जो है टॉलरेट कर सकती है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द सेल टाइप, इट्स न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक स्टेटस एंड अडेप्टेशन ऑफ द सेल टू द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ सेल इंजरी। यानी कि जो सेल इंजरी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि जो सेल है वो किस तरह की है, किस टाइप की है और उसकी मेटाबॉलिक स्टेटस कैसा है, किस तरीके का उसका मेटाबॉलिक एक्सटेंट है, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो कार्डियक सेल्स हैं, अगर हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप हो रही है बॉडी में, हाइपोक्सिया मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीजन की इन्वायरमेंट जो है, अगर ऑक्सीजन जो है वो हैम्पर्ड हो रहा है, अगर जो है ऑक्सीजन सप्लाई इम्पेयर्ड हो रहा है, तो यहाँ पर जो है उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। यहाँ पर हाइपोक्सिया में अगर हाइपोक्सिया कंडीशन, अगर स्केलेटल मसल, इसमें एग्जांपल है कि स्केलेटल मसल के लिए मेंटेन कर अगर हो रहा है या कार्डियक मसल के लिए हो रहा है। स्केलेटल मसल, हमने दो एग्जांपल लिए, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। अब अगर यहाँ पर
स्केलेटल मसल के अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन मेंटेन हो रही है या हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप हो रही है, तो स्केलेटल मसल कैन टॉलरेट इसको काफ़ी बड़े लेवल तक, यानी कि इसका ड्यूरेशन हाई भी हो जाता है, तो स्केलेटल मसल कैन टॉलरेट एंड दे प्रोड्यूस अ रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, यानी कि वो अगर स्केलेटल मसल में हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है तो स्केलेटल मसल उसको टॉलरेट करती है और उसको हाइपोक्सिया कंडीशन तक ही उसको जो है इरिवर्सिबल सेल इंजरी पर नहीं लेके जाती है। लेकिन अगर जो कार्डियक मसल्स हैं वो करीबन जो है ये जो इसका मैं ड्यूरेशन देख लेती हूँ, आई थिंक हाँ 30 मिनट, 30 टू लास्ट हाई 60 मिनट तक इसको माना जाता है कि अगर कार्डियक इंजरी जो होती है वो अगर कार्डियक सेल में अगर हाइपोक्सिया कंडीशन हो रही है तो यहाँ पर हार्डली ये माना जाता है कि 30 से 60 मिनट तक वो टॉलरेट करेंगी। इसके बाद वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी पे चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपका इरिवर्सिबल सेल इंजरी के मतलब कि आपका हाइपोक्सिया कंडीशन को स्केलेटल मसल तो टॉलरेट कर लेती है एक लार्ज लेवल तक, लेकिन कार्डियक मसल जो हैं वो उसके लिए वेरी सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पर हमने यही बताया कि उसका जो टारगेट सेल है वो किस तरीके से डिपेंड करता है, उस पर भी टारगेट सेल कौन सी है इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो है हमने बात करी है। और अब हम बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, मतलब सेल इंजरी का जो है पैथोजेनेसिस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि सेल इंजरी दो तरीके की है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। तो हम किस तरीके से इनको डिवाइड करते हैं, क्या क्या इनके अंदर जो है चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी में। सबसे पहले रिवर्सिबल सेल इंजरी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रिवर्सिबल मतलब कुछ चीज़ हुई है लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं लेकिन वो वापस जो है वो दोबारा रिवर्ट बैक हो गए, मतलब दोबारा से सेल में कुछ जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हट के सेल दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गई है, नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल चीज़ों को उसने रिस्टोर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, इफ द इंजर्ड सेल कैन रीगेन होमियोस्टैसिस एंड रिटर्न टू ए मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनली नॉर्मल स्टेट, यानी कि अगर होमियोस्टैसिस रिगेन हो जाता है वापस से किसी भी जो है इंजूरियस एजेंट के एक्सपोजर के बाद और सेल अपना मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल स्टेट दोबारा रिकवर कर लेती है, तो वहाँ पर जो इंजरी होती है उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर बहुत सारे हमें पैथोजेनेसिस जो इसके अंदर हमें बहुत सारे जो चेंजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो चेंजेस होता है वो होता है एटीपी डिप्लीशन, मतलब कि जो इंट्रासेलुलर एटीपी जो सप्लाई है वो जो है हैम्पर्ड होती है। क्योंकि हमने कहा कि देयर आर टू मेन फैक्टर्स विच कॉजेज द सेल इंजरी, मतलब कि दो मेन फैक्टर्स हैं सेल इंजरी के। सबसे पहले कौन कौन से, हाइपोक्सिया और इश्चीमिया। ठीक है, तो हाइपोक्सिया और इश्चीमिया के अंदर जो है यहाँ पर जो है ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं सेलुलर इंजरी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फैक्टर्स जो होते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो पैथोजेनेसिस है उसमें सबसे पहला है डिक्रीज्ड सेलुलर एटीपी, यानी कि इन फैक्टर्स की वजह से सेलुलर एटीपी का हैम्पर्ड होना, कम होना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है सेलुलर एटीपीज कम होते हैं। तो सबसे पहले पैथोजेनेसिस में है डिक्रीज्ड सेलुलर एटीपी। यहाँ पर जो है डिक्रीज्ड सेलुलर एटीपी में देखिए भाई, एटीपी का प्रोडक्शन किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से। अब माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है और उसके थ्रू ये प्रोसेस चलता है। अब सबसे पहले यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही हाइपोक्सिया हुआ, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई हैम्पर्ड हुई, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया की वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन गड़बड़ाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है और माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हुई, लेस हुआ, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन
कम हो जाता है, हैम्पर्ड हो जाता है, या ये बोल जाते हैं कि इंटरफेरेंस होता है उसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन गेट हैम्पर्ड, अब यहाँ पर क्या चीज़ होती है, यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन गड़बड़ाएगा एटीपी जनरेशन स्लो डाउन होगा, एटीपी जनरेशन स्लो डाउन, एटीपी जनरेशन स्लो डाउन। और जैसे ही एटीपी जनरेशन स्लो डाउन होता है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि गड़बड़ाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में अगर देखिए आपकी बॉडी में अगर एनर्जी नहीं होगी तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही एटीपी डिप्लीट होता है, कमी होती है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि गड़बड़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिपिड सिंथेसिस, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म, इसके अलावा जो है जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो गड़बड़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस वो गड़बड़ाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एटीपी डिप्लीशन की वजह से गड़बड़ाने लगती हैं, ट्रांसपोर्ट रुक जाता है, ट्रांसपोर्ट गड़बड़ाता है, प्रोटीन सिंथेसिस गड़बड़ाता है, लिपिड गड़बड़ाता है। अगर लिपिड गड़बड़ाएगा तो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस हैम्पर्ड होगा, और जैसे ये चीज़ें होंगी तो पूरी मेम्ब्रेन जो होगी कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इंजूरियस एजेंट उस टाइम पे हट जाता है, कम हो जाता है, तो वापस से सेल रिवर्ट बैक पे आ जाती है और सेल अपने आप को रिस्टोर कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एटीपी जनरेशन स्लो डाउन, तो अब मैं लिखती हूँ एज एटीपी डिप्लीटेड मैनी सेलुलर फंक्शन गेट हैम्पर्ड, ठीक है। हैम्पर्ड कौन कौन से फंक्शंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, उसके बाद फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म। अगर लिपिड गड़बड़ाएगा तो ऑटोमेटिकली फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म तो गड़बड़ाएगा ही, ठीक है। तो यहां पर फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म, उसके बाद जो है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट है वो गड़बड़ाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट गड़बड़ा गया। इसके अलावा जैसे ही बहुत सारी जो मेन मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरियाज जो हैं मतलब हमारी बॉडी के, जैसे न्यूरॉन्स हैं, इसके अलावा आपके मायोकार्डियल यानी हार्ट सेल्स जो हैं, मायोकार्डियल सेल्स वो, और इसके अलावा आपके नेफ्रॉन्स यानी कि आपका जो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर जो सेल्स हैं किडनी की, नेफ्रॉन्स की, वो यहाँ पर उनका फंक्शंस कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा सीवियर इल इफेक्ट को फील करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसमें लिख देती हूँ some tissues or organs, some tissues get severe ill effect, और कौन कौन से हैं इसके अंदर, एज ये आपका मायोकार्डियल सेल जैसे, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आपका प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल, एंड न्यूरॉन्स, ठीक है। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एटीपी की वजह से बहुत, आपका किडनी इफेक्ट होता है, आपका न्यूरॉन आपका जो है नर्वस सिस्टम जो है गड़बड़ाता है, और आपका हार्ट, यानी कि एटीपी की वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट फील करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक जो चीज़ है कि एटीपी स्लो डाउन हुआ, एटीपी स्लो डाउन क्यों हुआ, हाइपोक्सिया की वजह से। हाइपोक्सिया में क्या हुआ कि ऑक्सीजन की कमी आ गई, ठीक है। अब हाइपोक्सिया कैसे होता है वो हम बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग मैटर है। अभी तो हमने कहा कि हाइपोक्सिया हो गया। अब जैसे ही हाइपोक्सिया हुआ, एटीपी गड़बड़ाया, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन गड़बड़ाया, एटीपी गड़बड़ाया, तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में एएमपी बनने लग जाता है। अब जैसे एटीपी गड़बड़ाएगा तो क्या हो जाएगा, अब जो भी हमारी बॉडी में एटीपी बचा कुचा है उस एटीपी को कन्वर्ट करते जाते हैं फटाफट से, और एएमपी बढ़ने लगता है। और इस एएमपी का क्या इफेक्ट आता है, वो आता है हमारी इंट्रासेलुलर पीएच जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, वो एसिडिक पीएच पे चला जाता है। तो ये हम देख लेते हैं सेकंड पैथोजेनेसिस में। सेकंड जो दिक्कत है, सबसे पहले डिक्रीज सेलुलर एटीपी, दूसरा क्या है, इसके अंदर हमारा एटीपी जो है, हमारा जो पीएच है वो गड़बड़ाता है। तो सबसे पहले यानी कि वो गड़बड़ाता कैसे, मतलब कि उसके अंदर पीएच जो है
वो कम हो जाता है, यानी वो एसिडिक पीएच पे चला जाता है। एसिडिक पीएच पे क्यों चला जाता है? वो एसिडिक पीएच पे इसलिए जाता है क्योंकि एएमपी बढ़ने लगता है, और एएमपी के बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी जैसे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, फॉस्फोराइलेज है, इनकी एक्टिविटीज बढ़ने लगती हैं। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा कि जो है रिड्यूस्ड इंट्रासेलुलर पीएच, यानी हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप किसी को जो है अलग नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको साथ साथ पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। रिड्यूस्ड इंट्रासेलुलर पीएच, अब हुआ क्या, एज द एटीपी डिप्लीटेड, एज एटीपी डिप्लीटेड क्या हुआ, इंक्रीज एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एएमपी क्या होता है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि अब एटीपी की शॉर्टेज आ गई सेल में, तो सेल घबरा जाती है, और जो भी एटीपी है मतलब कि फंक्शंस को नॉर्मलाइज करने के लिए जो एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर है उनको कन्वर्ट करने लग जाती है फटाफट से, और हमारी बॉडी में एएमपी लेवल बढ़ने लगता है। अब जैसे ही एएमपी बढ़ता है, हमारी बॉडी में कई सारे एंजाइम्स जैसे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोराइलेज और क्रिएटिनिन काइनेज की एक्टिविटी बढ़ने लगती है। तो यहां पर क्या हम लिखेंगे, ड्यू टू एएमपी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फॉस्फोराइलेज एंड क्रिएटिनिन काइनेज, क्रिएटिन काइनेज की एक्टिविटी बढ़ने लगती है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि यहां पर जब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, यहां पर दो चीजें होंगी। क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले तो जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है वो बढ़ेगा। अब इन चीजों का क्या इफेक्ट आता है, इनकी एक्टिविटी बढ़ रही है, इंक्रीज्ड, इसको इंक्रीज को मैं ऐसे नहीं लिखती, इंक्रीज एक्टिविटी। अब इनकी एक्टिविटी बढ़ गई तो इससे क्या हो जाएगा कि यहां पर क्या क्या चीजें आएंगी, इंक्रीज्ड एनारोबिकली ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिकली जो ग्लाइकोलाइसिस है उसकी रेट बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, चूंकि बॉडी में एटीपी की कमी आ रही है, ग्लूकोज कमी आ रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन की भी कमी आ जाती है, या मतलब सॉरी ग्लाइकोजन जो है वो फटाफट से जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एनारोबिकली कन्वर्ट होने लगता है और एटीपी को रिस्टोर करने की कोशिश करने लगता है। इसके अलावा जैसे ही यहाँ पर क्रिएटिनिन काइनेज की एक्टिविटी बढ़ती है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एटीपी जनरेशन क्रिएटिन फॉस्फेट से बढ़ने लगता है ना, एटीपी जनरेशन थ्रू फ्रॉम क्रिएटिन काइनेज, क्रिएटिन फॉस्फेट जो होगा एनारोबिकली जो है एनारोबिकली। ठीक है, सब कुछ एनारोबिकली चल रहा है क्योंकि एरोबिकली इन्वायरमेंट तो खत्म सा हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन हैम्पर्ड हो रही है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें होने लगती हैं कि एनारोबिकली ग्लाइकोलाइसिस बढ़ता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ता है, और उसके बाद यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस बढ़ता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ता है, और क्रिएटिनिन फॉस्फेट की एक्टिविटी से एटीपी जनरेशन बढ़ता है। ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फेट वाला किसकी वजह से होता है, क्रिएटिन काइनेज की वजह से इसकी एक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही ये सब काम हो गया है तो ये अब एनारोबिकली हमने कहा है कि एनारोबिकली ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एनारोबिकली ग्लूकोज मेटाबोलाइज होकर क्या बनाता है, याद करिए आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज अगर एनारोबिकली जो है मेटाबोलाइज होता है तो वो बनता है लैक्टिक एसिड। इसका मतलब अब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जनरेट हो रहा है और बहुत ज्यादा जो है लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इन तीनों चीजों की वजह से क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड की वजह, लैक्टिक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फेट एस्टर। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फॉस्फेट, accumulation of inorganic phosphate, inorganic phosphate की accumulation बढ़ने लगता है due to the hydrolysis from the hydrolysis of phosphate ester, from the hydrolysis of
फॉस्फेट एस्टर। ठीक है, ये चीज हो गई है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया है और लैक्टिक एसिड हो गया। अब देखिए लैक्टिक एसिड है, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होने लगता है, हमारी सेल का पीएच जो है वो डाउन आने लगता है। ठीक है, तो हमारी सेल का पीएच क्या हो जाएगा, डाउन आने लग जाएगा, डिक्रीज्ड इंट्रासेलुलर पीएच। ठीक है, तो देखिए और हमारी बॉडी में सारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है वो पीएच डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो जैसे ही पीएच गड़बड़ाएगा वैसे ही बहुत सारी चीजें भी गड़बड़ाने लगेंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस रिड्यूस पीएच और इसके बाद क्या क्या पैथोजेनेसिस हो रहा है आपका रिवर्सिबल सेल इंजरी में।